जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, आपने शो पे बुलाया और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम। थैंक यू। डॉक्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब बिलाखिर यूक्रेन पहुँच गए हैं। कैसे देखते हैं? कई लोगों का कहना ये है कि ये प्रेशर था अमेरिका का जिसकी वजह से वो गए हैं और जिस अंदाज़ से ज़ेलेंस्की ने बात की थी नरेंद्र मोदी के बारे में जब वो मॉस्को में थे और उसी दिन 41 के करीब यूक्रेनियन बच्चे जो हैं वो मारे बल्कि मैं देख रहा था कि नरेंद्र मोदी कुछ मेडिकल असिस्टेंस वगैरह की चीज़ें लेके गए हैं। लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट है कि ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि आपका बड़ा असर-ओ-रसूख है, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप जंग रुकवा सकते को बात की है। कैसे देखते हैं आप इस दौरे को? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? देखिए, इसके बारे में दो नैरेटिव आ रहे हैं। एक जो जो मोदी भक्त हैं उनके तरफ से नैरेटिव आ रहा है कि दिस इज ए जीनियस मूव, कि बहुत जबरदस्त बैलेंसिंग मूव, इंडिया जैसा बैलेंस। देखिए, जब इंडिया बैलेंस कर रहा था तो वो रशिया और यूक्रेन को नहीं कर रहा था, वो रशिया और वेस्ट को बैलेंस कर रहा था। कि वो अमेरिका के करीब भी जा रहा था क्वाड के थ्रू और स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और फिर रशिया से तेल भी खरीद रहा था और रशिया को कंडेम नहीं किया, अभी तक नहीं किया इंडिया ने। जो एक दो स्टेटमेंट जो मोदी ने किए हैं, एक स्टेटमेंट ये क्या था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, लेकिन वो सिर्फ रशिया के लिए है, वो फलस्तीन के लिए अप्लाई नहीं होता। उन्होंने नेतन्याहू को कभी नहीं कहा दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो वहां पे खुद मोदी के डबल स्टैंडर्ड्स नजर आ जाते हैं। दूसरा, जब जब वो मॉस्को में थे और बच्चे मारे गए तो ही रियलाइज्ड के बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा मेरी यहाँ मौजूद। याद है आपको इमरान खान का कितना क्रिटिसिज्म हुआ था? इमरान खान वहां पहुंचे थे, पार्किंग लॉट वाला वीडियो याद है आपको? हंस रहे थे, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। एंड ही वाज, मतलब इंटरनेशनली काफी उनकी थू हुई थी ना इमरान खान की, जिस दिन जंग शुरू हुई थी। सो नाउ बेसिकली मोदी रियलाइज एंड ही कवर्ड इट। मतलब मोदी ने खुद पुतिन के सामने क्रिटिसाइज किया कि बच्चों को मारना बुरी बात है, लेकिन फिर वो बात बच्चों को मारना उन्होंने फलस्तीन के ताल्लुक से कभी नहीं कहा। वहां पे तो 25-30 हजार बच्चे और औरतें मारे गए। तो एनीवे, ही थिंक्स ही इज मेकिंग ह्यूमैनिटेरियन स्टेटमेंट्स एंड वेरी बैलेंस स्टेटमेंट्स। तो इंडिया की मीडिया उसको उछाल रही है कि इट इज डूइंग, कोई क्रिटिसिज्म होता नहीं है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है इंडिया की मीडिया। लेकिन ये वेस्ट की मीडिया, अगर आप उसको देखिए, उसका कवरेज, इट इज वेरी क्लियर कि दिस इज अंडर वेस्टर्न प्रेशर दैट ही हैड नो चॉइस बट टू गो टू यूक्रेन। और दूसरी चीज ये है कि यूक्रेन के लिए, यूक्रेन ने अपना एक किस्म से यूं कहिए कि एक स्ट्रेटेजिक जो मूव उन्होंने किया है, विच इज बाय गोइंग इनटू कुर्स्क, जो उन्होंने रशिया में घुस गए ना अब वो। तो देखिए, जिस दिन मोदी पहुंचे उस दिन मॉस्को पे धड़ाधड़ सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन ने। तो तो एक मॉस्को पे डायरेक्ट अटैक हो रहा और कुर्स्क में वो घुस गए हैं। तो जो जो नेगोशिएशन के जो चिप्स कहिए कि थोड़े ज्यादा आ गए यूक्रेन के हाथ में। एंड इंडिया कमिंग टू कीव ही एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है यूक्रेन के लिए। तो वो अब कह रहे हैं कि अब तुम्हारे दोस्तों में सिर्फ चाइना रह गया है, चाइना और नॉर्थ कोरिया के अलावा और कोई दूसरे ऐसे मुल्क नहीं है जो हु आर नॉट गोइंग टू कीव या नॉट क्रिटिसाइजिंग या कंडेमिंग। और ऑलरेडी यूएन में तो 140 से ज्यादा मुल्कों ने तो वोट कर दिया था ना जनरल असेंबली में रशिया के खिलाफ। तो इन दैट सेंस यूक्रेन की जो डिप्लोमेटिक, ये कह सकते हैं आप, जो असॉल्ट हो रहा है रशिया के खिलाफ, उसमें ब्रिंगिंग इंडिया टू कीव इज ए वेरी बिग विक्ट्री। तो सो इन दैट सेंस इट इज सक्सेस फॉर दैट। अब ये देखना है कि रशिया रिएक्ट कैसा करता है। रशिया इज लुकिंग एट इट। रशिया को के बारे में और पुतिन के बारे में जेलेंस्की ने काफी नेगेटिव बातें की, आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, सवाल जवाब में, क्रिमिनल, इस तरह के लफ्ज। मोदी ने एक लफ्ज से डिफेंड नहीं किया। यहाँ पे कहते हैं कि हमारा बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है, तो भाई आपके आपके मुंह पे आपके दोस्त की इतनी बुराई हो रही है, आप उनको डिफेंड क्यों नहीं किया? ना रशिया की पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने शेयर किया, ना पुतिन को किसी तरह से डिफेंड किया। एब्सोल्युटली जीरो साइलेंस था। तो अगर मैं पुतिन हूं तो आई विल नोटिस दिस।
And if Putin is not smart enough to notice this, perhaps he can listen to me. I can say this in English. Modi did not defend Russia in any way, did not share Russia's point of view, and did not defend Putin in any way at all. लेकिन डॉक्टर जयशंकर कह रहे थे एक ब्रीफिंग में कि रशिया के पास से मैसेजेस लेकर गए, messages of peace, messages of ceasefire. So if India is playing the role not of a mediator but of a messenger, तो अगर वो messenger का रोल प्ले कर रहे हैं, then it becomes very interesting because अब रशिया को दो चीजों की जरूरत हो जाती है इंडिया से. एक, to be this messenger to back and forth messages. तो हो सकता कि जो पब्लिक में कहने के लिए ज़ेलेंस्की तैयार नहीं है, वो प्राइवेट में मोदी से कह सकते हैं कि ठीक है, मैं 15% देने के लिए तैयार हूँ. ये तो पब्लिक में कभी नहीं कहेगा ना ज़ेलेंस्की, लेकिन शायद मोदी से कह दे ठीक है, आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट लॉस ऑफ 15% ऑफ द टेरिटरी, आई विल गिव बैक कुर्स्क, आप बाकी का वापस कर दे मुझे, यू नो, समथिंग लाइक दैट. So I don't know, we don't know what the message is, and I don't even want to guess कि क्या discussion हो रहा है, क्योंकि there are two discussions. एक discussion ये हो रहा था कि overall ceasefire वाला, जो दूसरा है वो थोड़ा tactical है. Basically the West is trying to get Putin not to attack power stations. तो वो पावर स्टेशंस की भी बात शायद मोदी लेकर आए हो कि भाई ठीक है, पुतिन विल नॉट अटैक पावर स्टेशन, उसके बदले में आप क्या दे सकते हैं. सो आई डोंट नो व्हाट लेवल पे हो रहा है डिस्कशन, राइट? ये टैक्टिकल लेवल पे मीडिएशन कर रहे हैं या स्ट्रेटेजिक लेवल पे कर रहे हैं, वी डोंट नो दैट. अब तो सवाल ये होता है कि हाउ रशिया रिस्पॉन्स. रशिया के लिए इंडिया हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि चाइना अब उतना तेल नहीं खरीद रहा. इंडिया जुलाई से हैज बिकम द बिगेस्ट बायर ऑफ रशियन ऑयल. तो उसकी भी बात आई, मतलब ये सवाल जवाब में भी आए कि आप यू आर बाइंग रशियन ऑयल विच इज हेल्पिंग रशियन इकोनॉमी. तो इंडिया विल कंटिन्यू बाइंग एंड रशिया विल कंटिन्यू सेलिंग. लेकिन आई एम श्योर कि दिस हैज डन सम डैमेज टू इंडिया रशिया रिलेशंस, जो शुरू इतना जल्दी नजर नहीं आएंगे, जरा लॉन्ग टर्म में आपको वो नजर आ जाएगा. विच मीन्स टुडे रशिया इज क्लोजर टू चाइना देन इट वाज डे बिफोर यस्टरडे. लेकिन डॉक्टर साहब, इंडिया ने, नरेंद्र मोदी डिड डिस्कस ये जो कुर्स्क पे जो हमला हुआ है, इसका उन्होंने जिक्र किया है, मैंने इसको सुना है. लेकिन मैं इस पे कमेंट करना मैं चाहता हूँ, कमेंट करें. आप इंडियन मीडिया की प्रेजेंस कैसे देखते हैं? मैंने कुछ अरसे से देखा है, एक वक्त था कि जब मोदी साहब आए तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, जी हम मीडिया को साथ नहीं लेके जाएंगे, ये वहाँ पे हमारे खर्चे पे याशियां करते हैं, दिस एंड दैट. एक वो पब्लिक सेंटीमेंट विन करने की कोशिश की कि जी हुकूमत इनको खिलाएगी पिलाएगी नहीं. लेकिन अभी ये है कि इंडिया का प्राइवेट मीडिया जो है वो थोड़ा एक्टिव है. CNN न्यूज़ 18 है, इंडिया टुडे है, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, व्योन, ऐसे 5-7 अच्छे चैनल हैं उनके. और मैं देख रहा हूँ कि वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं कि वो पहले ही पहुंच जाते हैं मोदी से, और वहां पे जाके उनकी जो एम्बेसीज हैं वो बहुत उनको एक्सेस दे रही हैं लोगों तक, पब्लिक ओपिनियन अपने हक में बिल्ड कर रही है. बल्कि ज़ेलेंस्की स्पोक फॉर 1 आवर टू द इंडियन मीडिया का आप कैसे किरदार देखते हैं, पर्टिकुलरली ये इंग्लिश मीडियम जो मीडिया है? क्या नरेंद्र मोदी को अब जरूरत पड़ गई है बीजेपी डॉक्टर जयशंकर को कि हमें मीडिया की सपोर्ट चाहिए अपना नैरेटिव दुनिया को बताने के लिए? इसका कैसे किरदार देखते हैं आप? देखिए, बाज चैनल्स तो स्ट्रेट अप बीजेपी के वॉइस हैं, जैसा ANI है, और वायन का जो बंदा है ना, सिद्धार्थ नाम है, उसने काफी अच्छा सवाल पूछा था ना उसने. तो उसने वही सवाल पूछा था अबाउट हगिंग के लेके, बच्चों को लेकर, और चाइना के बारे में भी उसने सवाल पूछा था कि व्हाट इज योर रिएक्शन कि चाइना इज गेटिंग एग्रेसिव. तो ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया था कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी है, और कितना भी बड़ा मुल्क किसी के सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ अगर कदम उठाएगा तो हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, एंड वी विल बी क्रिटिकल ऑफ दैट. तो ये बात उसने कहा डायरेक्टली चाइना के ताल्लुक से. लेकिन उसने क्रिटिसाइज नहीं किया कि हाँ 2020 में इंडिया पे लद्दाख में गड़बड़ की थी चाइना ने.
So he did not condemn China. उसने एक hypothetical situation दे दिया कि कितना भी बड़ा player हो तो ये, so I think some people like Vayan वगैरह serious सवाल पूछ लेते हैं. I would have been very impressed अगर इस ट्रिप पे सुहासिनी हैदर होती प्लेन पर और वो होती वहां पर. So you can tell कि कौन है और कौन नहीं है ना. तो I mean this is something जो वॉशिंगटन अमेरिका अब कई सालों से करता था कि अब एयरफोर्स वन जा ही रहा है, इतने सारे लोग लेके जा रहे, लेट्स टेक द मीडिया आल्सो. फिर उसके बाद ओबामा के जमाने में दे हैड स्टॉप टेकिंग फॉक्स. देखिए 1990s तक हर मेजर अखबार और हर मेजर चैनल यूज्ड टू हैव ए correspondent, टोक्यो correspondent. तो उनको एक you need somebody who is very well educated with good linguistic capabilities. तो अब मीडिया उस तरह के रिपोर्टर्स पैदा भी नहीं करते. They don't invest. अब मुझे ये बताएं कि मतलब वॉशिंगटन पोस्ट का कोई इस्लामाबाद करस्पॉन्डेंट है जो उर्दू बोलता है? नहीं है ना. तो 1990 तक वो हुआ करते जो है वो थे चले गए अफगानिस्तान. so तो वो चीजें खत्म हो गई हैं. So otherwise what would have happened is there would have been somebody in Ukraine doing मतलब 4-5 मीडिया को मतलब like 4-5 टेलीविजन चैनल्स या न्यूज़पेपर्स, they can still afford to have one person there ना, अगर वो शेयर करें. तो अब क्या हो गया है कि सोशल मीडिया, जूम, ये वो उस पे चल जा रहा है. दे आर नॉट हैविंग. उसकी वजह से ये भी हो रही है कि रीजनल एक्सपर्टीज नहीं बढ़ रही है मीडिया. तो जब मैं मीडिया के साथ इंटरव्यू करता हूँ ना, तो खासतौर से जो बड़े अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह, भाई 1-1 घंटा मुझसे वो बात करते हैं, फिर 2 लाइन 3 लाइन कोट करते हैं. So what happens that कि professors become background providers. So वो background जाकर रिसर्च खुद नहीं करते, हमसे वो सवाल करके हमारे से रिसर्च करवाते हैं. You know? किसी प्रोफेसर ही ने कहा होगा ना, पहली बार है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया के आए, यूक्रेन अभी तक आए ही नहीं, राइट? सो या अगर रिपोर्टर ने जाके हिस्ट्री पढ़ी है, थोड़ी यूक्रेन की हिस्ट्री थोड़ी पढ़ेगा, उसको तो जल्द से जल्द रिपोर्ट देना है पिछले 3 घंटे में क्या हुआ क्या. So knowledge base of reporters has become very shallow. और फिर नैरेटिव पे इतना फोकस है कि we want a narrative. क्रिटिकल रिपोर्टिंग की अहमियत खत्म हो गई है. और so in that sense the quality of media has gone down. मतलब ओपिनियन ज्यादा, न्यूज़ कम, इंफॉर्मेशन कम, नॉलेज कम. अब देखिए आपके वो जो साहब है तरार साहब, जो क्या है वो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर है ना, तो उन्होंने बयान दिया कि तो उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान विल बिकम G20 का मेंबर बाय 2030. तो मैंने उस पे अभी आपसे बात करने से सुबह में जब आपका फोन आया रिकॉर्डेड, तो आई थॉट कि ये बहाना है मेरे लिए टू टॉक अबाउट G20 की मेंबरशिप, कि कौन है, क्या है. There are countries which are in top 20, जैसा कि स्पेन है, which is not part of G20. It is not easy to become member of G20. तो मैं सोचा चलो इस बहाने थोड़ा मैं बैकग्राउंड नॉलेज दे देता हूँ about G20 और इकोनॉमीज और क्या था फोरकास्ट और प्रेडिक्शंस वगैरह है. तो मैंने एक्चुअली देखा एक प्रेडिक्शन है which says कि पाकिस्तान 2040 में will become the 20th biggest economy in the world at $1.6 trillion. 2040 की बात कर रहे हैं. और बांग्लादेश will be 19th. और but you know forecast अगर आप 2007 में देखते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी was doing reasonably well. तो वहां पे फोरकास्ट ये थे कि G20 तो अभी तक आ जाना चाहिए था ना. तो उसमें आई थिंक जी अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि ये जो नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की ने मीडिया से बात नहीं की एंड डॉक्टर जयशंकर ने खुद मीडिया से बात की, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की ने थोड़ा सा मीडिया से बात की, सवाल नहीं लिए, लेकिन बाद में लिए ज़ेलेंस्की तो काफी लंबा लिया ना.
नहीं, ज़ेलेंस्की ने तो फुल इंटरव्यू दी है ना मीडिया जी को, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने सेपरेटली ग्लोबल मीडिया और इंडियन मीडिया को उसने सवालों के जवाब दिए, बिकॉज़ उसको पता था कि ये सवालों के जवाब बड़े टेक्निकल होने हैं, मोदी साहब हैंडल नहीं कर पाएँगे। तो वो बड़े ट्रिकी सवाल पूछेंगे और लोगों ने पूछे भी, ठीक है? तो ये जो डॉक्टर जयशंकर ने आपको क्या लगता है ये जो आपको लगता है कि मोदी साहब अंडर प्रेशर आ जाते हैं, क्योंकि बाकी जगहों पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, बाकी वो मेरा पोलैंड में भी उन्होंने की है, ठीक की। आई डोंट नो व्हाट इज प्रॉब्लम इज, इंडिया में भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते ज़्यादा, तो एंड इट इज़ नॉट इजी, मतलब आप रेटोरिकल बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई फैक्चुअल चीज़ पूछ लिया रिपोर्टर तो आप फैक्चुअल एरर नहीं कर सकते। अगर एक बार फैक्चुअल एरर कर दिए तो सब वो फिर वो 24 घंटे वही वीडियो चलते रहेगा ना। सो यू हैव टू हाँ, बी ऑन, मीडिया तो नहीं छोड़ता। हाँ, चलते रहेगा। सो प्लस आई थिंक थोड़ा हिंदी में कहते हैं उसको अहंकार, अहंकार यानी एरोगेंस, हुँ, तकब्बुर की बात है ना, तू कौन होता मुझसे सवाल पूछने वाला। हुँ। तो वैसा भी है, अच्छा, बिकॉज़ अच्छा। हाँ, बस अब देखिए यहाँ पे भी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इतना क्रिटिसिज़्म हो रहा है कमला हैरिस का कि शी हैज़ नॉट डन अ सिंगल सिट डाउन इंटरव्यू अभी तक, जब से वो नॉमिनी बनी है। 1-2 मतलब शी इज़ गिविंग स्पीचेस बट शी इज़ नॉट हैड अ बिग प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह ट्रम्प करते हैं ना, ट्रम्प 2-2 3-3 घंटे जाता है। बट ट्रम्प झूठ भी बोलता है, उसको बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मीडिया फैक्ट चेक कर रहा है या कुछ ना क्या। बट सो यू हैव टू बी ऑन टॉप। पॉलिसी सवालात अगर आपको आ गए सीरियस किस्म के, देखिए इंडिया वगैरह में रिपोर्टर्स आर आल्सो नॉट ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, सो दे डोंट आस्क वेरी स्पेसिफिक पॉलिसी को लेकर सवाल पूछते नहीं है, राइट? तो सो फॉर हुँ, एग्जांपल मैं सुना कि इंडिया शायद यूक्रेन से कुछ इंजन्स वगैरह ले रहा है, व्हिच हैज़ गॉट टू डू विथ द नेवी, और ये जंग की वजह से वो कुछ रुक गए। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। तो उसके बारे में अगर कोई सीरियस सवाल पूछ लेता तो फिर यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ इट ना। तो आई हुँ, डोंट थिंक वो कल्चर भी नहीं है इंडिया में, मतलब इवन विद जयशंकर ही गिव्स वेरी गुड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो काफ़ी तफसीलन जवाब थे, लेकिन इंडिया की मीडिया में उनकी कॉम्प्रहेंसिव जवाबात की उतनी अप्रिसिएशन नहीं होती जितना वो, मतलब वो जो स्टेटमेंट दे रहे थे ना, जो जिंगर्स कहते हैं, मतलब जिस तरह से रिपोर्ट ही स्लैप देम, इस तरह की बातें ना, तो उस तरह की चीजें, हुँ। मतलब इंफोटेनमेंट वाली चीजें गेट अटेंशन यहाँ पे। दिस इज अ वेरी वेस्टर्न थिंग, वेस्टर्न लीडर्स आर वेरी कॉम्पिटेंट, दे नो देयर पॉलिसी वेल। आप देखें डिस्कशंस जो बर्तानिया के पार्लियामेंट में होते हैं या फिर हमारे पार्लियामेंट में भी, कितना स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीज़ों में जाते हैं ना, पॉलिसी रिलेटेड इश्यू। सो यू हैव टू बी वेरी कॉम्पिटेंट एंड यू हैव टू नो योर स्टफ। स्टाफ भी बहुत ज़्यादा होता है, अपनी फाइल्स पढ़ते हैं, इतना काम होता है, वो सारी चीज़ें हैं, कोई इतना आसान काम तो नहीं होता उसमें वो करना। तो ये अच्छा, ये तो हो गया पॉइंट। मैं वो डॉक्टर साहब का आर्टिकल देख रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये जो 2 दौरे किए हैं, इससे वो बेसिकली जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप है, उस पे फोकस कर रहे हैं, एंड दे आर एक्नॉलेजिंग दैट दिस रीजन इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। इसकी क्या आपको सिग्निफिकेंस नज़र आती है कि लास्ट टाइम ऑस्ट्रिया चले गए, इस टाइम जो है वो अ, इधर क्या नाम है उसका, पोलैंड आ गए। आपको क्या लगता है मोदी साहब इज़ बिहेविंग लाइक बाइडेन एंड शी जिनपिंग के, वो जब ट्रैवल करते हैं तो वो एक मुल्क का दौरा नहीं करेंगे, वो 2-3 मुल्कों का दौरा करेंगे, क्योंकि रोज़-रोज़ इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नहीं निकल सकता। Do you think he's acting like that and this importance he is giving to Central and Eastern Europe? इसकी कोई सिग्निफिकेंस है या दिस इज़ जस्ट उन्होंने बस जोड़ लिया रशिया और यूक्रेन के साथ 2 मुल्कों को? देखिए ऑस्ट्रिया की जो ट्रिप थी, वहाँ पे एक इंटरव्यू हुआ डॉक्टर जयशंकर का, आप वो देखें। वो उसने काफ़ी लथाड़ हुँ, दिया। उसने सीधा पूछ लिया 18,000 इंडियंस असाइलम सीख रहे हैं ऑस्ट्रिया में, क्यों? अच्छा। 18,000 इंडियंस पॉलिटिकल असाइलम सीख रहे हैं। मतलब इट वाज़ लाइक, आई वाज़ वेरी सरप्राइज़ कि जितना अग्रेसिवली। और बाद वक़्त टेलीविज़न कैमराज़ में जब इंटरव्यूज़ लेते हैं, आपको टीवी पे नज़र आता है कि बंदे दूर-दूर बैठे हैं, लेकिन एक्चुअली काफ़ी करीब बैठे होते हैं।
you know, to come in the frame. तो जिस तरह से उन्होंने उस कैमरा को, 2 ही कैमरा थे, जिस तरह से फ्रेम किया, तो he must have been sitting like less than a foot and a half from Dr. Jaishankar, and he was asking very aggressive questions. ऑस्ट्रिया में, तो ऑस्ट्रिया का स्पेशल स्टेटस है, इट इज नॉट फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू द यूरोपियन यूनियन वगैरह। तो मुझे लग रहा था कि क्योंकि यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी आगे नहीं बढ़ी है, इंडिया इज थिंकिंग कि लेट्स डील विद दो कंट्रीज व्हिच आर नॉट पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जैसे नॉर्वे, आयरलैंड के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। सो आई थॉट दैट इज पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया थिंग। ये पोलैंड का तो वाज मतलब पोलैंड तो बस पकड़ने गए ना, वो मतलब ट्रेन पकड़ने गए थे। आई मीन हाउ वुड यू गो टू यूक्रेन, या तो फ्लाई करें या ट्रेन पकड़ें, तो इसलिए तो ही वेंट टू पोलैंड। तो पोलैंड में जो चीजें हुई हैं, आई डोंट पे दैट मच स्ट्रेस। हालांकि पोलैंड ने ट्राई किया कि भाई आपके पास T-72 टैंक्स हैं सोवियत एरा के, हम उसको रिफिट कर सकते हैं, हमको सर्विस कर सकते हैं। तो पोलैंड इज ट्राइंग टू गेट ए कॉन्ट्रैक्ट, but Poland is not like Austria. Poland is part of European Union and Poland is part of NATO. तो अगर आप पोलैंड की जिद में आ गए तो फिर आप अमेरिका के रेंज में आ गए ना पोलैंड। वैसे पोलैंड इज गोइंग टू बिकम एन इम्पोर्टेंट कंट्री। कह रहे हैं कि जैसा कि जो सेकंड बिगेस्ट आर्मी है नेटो में वो टर्की की है। टर्की इज द सेकंड बिगेस्ट मिलिट्री फोर्स इन नेटो आफ्टर द यूएस। बर्तानिया और फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन उतनी बड़ी फौज नहीं है। तो अब इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जिस तेजी से पोलैंड ग्रो हो रहा है, पोलैंड विल बिकम एज बिग और इफ नॉट बिगर देन टर्की इनसाइड नेटो। इट कुड बिकम द सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन नेटो, मतलब इन मिलिट्री, इन कन्वेंशनल टर्म्स, क्योंकि वो डरा हुआ है कि बॉर्डर पे है ना वो। हाँ बिल्कुल, वो तो डर, सारे डरे हुए हैं जितने भी ईस्टर्न यूरोप के हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट, उनके डरने की वजह खुद उनकी, मतलब उन्होंने अपना ही कूलेट पी लिया ना नैरेटिव के, बेवजह पुतिन हमला कर रहा है। दैट इज नॉट ट्रू। अगर आप सोच रहे हैं कि बेवजह वो हमला कर रहा है तो आप जरूर डरे, बट आपने खुद एक्सपैंड किया। भाई पोलैंड कब बना नेटो का मेंबर? पोलैंड तो वार्सा का मेंबर था। याद है आपको? ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इट वाज पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन अलायंस। अब वो बॉर्डर पे आप खुद लेकर आ गए नेटो को, खुद बन गए नेटो के मेंबर। सो देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ नेटो जिसके वजह से रशिया हैज अटैक्ड यूक्रेन। देयर इज नो डाउट इन माय माइंड कि नेटो एक्सपेंशन इज वन ऑफ द रीजंस। डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है अमेरिका के अंदर आज, क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वहां पे मौजूद हैं। बेसिकली ये जो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट है इंडिया और अमेरिकन ने साइन किया है, जिसमें जितनी भी जारी बात है जो अमेरिकन जो मिलिट्री है उसकी डिस्पोजल पे होंगे तमाम इंडियन रिसोर्सेज फॉर सर्विसेज जो हैं, और सप्लाई चेन के हवाले से anything which the Americans need and anything which the Indian needs. Although ये जो सोसा है security of supply arrangement, this is non-binding. आप कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है कि ये तो बेसिकली इंडिया इज अ पार्ट ऑफ नेटो, ये तो एक नेटो स्टाइल एग्रीमेंट ही है, बस इसमें सिर्फ यही है कि एक लफ्ज इन्होंने नॉन बाइंडिंग इसमें रखा हुआ है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब चाइना जब भी इंडिया को किसी चीज की जरूरत है तो अमेरिका सपोर्ट करेगा, अमेरिका को किसी चीज के मिलिट्री या डिफेंस के वाले से जरूरत है तो इंडिया सपोर्ट। हाउ डू यू सी दिस? मैं आपको बताता हूँ 1959 में अमेरिका ने आइसलैंड में बेसेस बनाना शुरू कर दिए थे, ये कहकर कि सोवियत यूनियन का धमकी। सोवियत यूनियन की कैपेसिटी जो थी जीडीपी 1970s में सबसे ज्यादा थी, 12% से ज्यादा कभी नहीं बना। यानी सोवियत यूनियन एट इट्स पीक हैड ओनली 12% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। चाइना अब सोवियत यूनियन से ज्यादा पावरफुल है, 16-17% पे है चाइना। तो अमेरिका ने चाइना सोवियत यूनियन की कैपेबिलिटीज को एग्जैजरेट करके अपनी आबादी को डराकर बहुत दूसरी चीजें बना दी, नेटो बना ली, ये बना ली, हथियार बना लिया, बम बना लिया इधर उधर। वरना लोग बोलते कि क्यों वेस्ट कर रहे हो पैसे, ये एजुकेशन में लगाओ, हेल्थ में लगाओ वगैरह, राइट। अभी भी द सेम सिचुएशन है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत जरूरत है पैसों की, वहां खर्च करने के बजाय यूक्रेन को पैसे दे रहे हैं, इसराइल को दे रहे हैं। So the US tends to do this,
तो अब उन्होंने ये किक कर दिया है कि ये डरा के कि सप्लाई चेन की जो स्ट्रेटेजिक नेचर है वहां पे कंपटीशन हो रहा है ना चाइना के साथ। फॉर एग्जांपल आप जो रेयर मेटल्स है वगैरह, जिसको लिथियम को ले लें बैटरीज के लिए जो चाहिए, सो देयर इज अ कॉन्टेस्ट गोइंग ऑन ना। तो वो अब बेसिकली कह रहे हैं कि लेट्स हैव सम काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी अरेंजमेंट। तो जैसा अब इंडिया राइस और व्हीट नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है ना बाज़ वक्त अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, प्राइसेस को लो रखने के लिए, सो अगर फूड शॉर्टेजेस हो जाती हैं इंडिया में या यूएस में, देन दे आर सेइंग कि वी शुड हेल्प ईच अदर। तो सोसा मतलब नेटो के साथ इट इज काइंड ऑफ बाइंडिंग ना, बट इट इज यूएस इंडिया के साथ वी आर गेटिंग देयर। मतलब जितना तेजी से चाइना बढ़ेगा, ताकतवर होते जाएगा, उतना तेजी से इंडिया विल बी इंटीग्रेटेड इनटू द अमेरिकन डिफेंस सिस्टम। मतलब इंडिया जो बातें कर रही है ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो खत्म हो गई। ये ट्रेन पकड़ के गए 10 घंटे, दैट टेल्स यू अगर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती तो जाने की जरूरत नहीं थी। बुला ये जवाब दें आप, उसको बुला क्यों नहीं लिए? Why did he have to go? उसको बुला लेते, आ जा, तेरे को डोसा खिलाते, डोसा इडली वड़ा खिला देते, दिल्ली बुलाकर पूरी बारात लेके गए। अजीत डोवल भी है, जयशंकर भी है, सबके सब एक ही ट्रेन में राइट। सो इट इज नॉट, आई एम कन्विंस्ड के ये पिछले 5-6 महीने में इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हैज डिमिनिश्ड, कम हो गई। डॉक्टर साहब ये जो ट्रेन वाला चक्कर है, ये तो अगर रूस जो है वो एयर स्पेस खुलवा सकता था अगर ये चाहते मोदी साहब, लेकिन नहीं खुलवा सकते। भाई रूस ने तो जंग रुकवा दिए थे इन्होंने स्टूडेंट्स को खाली करवाने के लिए, अब क्यों नहीं करवाए जंग में बंद? आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मतलब इट व्हाई वुड यू टेक अ रिस्क कि कोई रीजनल कमांडर अगर उसको नहीं पता है कि ये मोदी का प्लेन है, अगर शूट कर दिया so why would they take the risk? No. So but I also don't know why the train is safe. Maybe bomb proof हो या कुछ ऐसा चीज हो। हाँ, हो सकता कि it is थोड़ा सेफ्टी मेजर्स वगैरह। आपको पता है कि the US has created a technology where जो सेल फोन ट्रिगर्ड बॉम्ब्स नहीं होते, उसको वो डिले करते हैं। आपको पता है कि 1-2 बार मुशर्रफ को भी उन्होंने बचा लिया था यूएस टेक्नोलॉजी के, थोड़ा डिले कर देते हैं वो, जिसके वजह दैट गिव्स यू एनफ टाइम टू सेव, राइट। तो मुशर्रफ पे एक बार अटैक हुआ था, तो मैं जब पढ़ रहा था कि यूएस टेक्नोलॉजी ने उसको बचा लिया था। तो आई एम श्योर देयर इज, अब तो और भी एडवांस हो गए होंगे। अर्ली वो बेसिकली वो पिंडी में था, तो वो उसकी जो गाड़ियां गुजर गई, जी हाँ, उसकी गाड़ियां गुजर गई, तो पीछे से जो वो पुल था वो उड़ जी गया। हाँ, एग्जैक्टली। तो दैट इज सम काइंड ऑफ डिले उन्होंने कर दिया था, जो इट्स लाइक अ जैमिंग डिवाइस, यू नो। So I don't know, मतलब सिक्योरिटी के लिए तो था, but the fact that he went to Kiev tells me कि India has less strategic autonomy now than it did day before yesterday. लोग इंडिया में तो बड़े इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये बात तो जबरदस्त पेंच रहा है। It's like a strategic move. I don't think it's a strategic move. Ukraine is nothing without US support. अगर यूएस की सपोर्ट नहीं होती तो मतलब जितना पैसा दिया है भाई, हथियार नॉन स्टॉप सप्लाई, इट इज एंडलेस। शायद ही किसी जंग में मतलब इस तरह की मदद यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में की थी रशिया की। मतलब यू हैव टू गो दैट फार बैक टू सी इतना ज़्यादा सपोर्ट। फिर वर्ल्ड वॉर 1 में बरतानिया को भी बहुत सपोर्ट की थी। बरतानिया अमेरिका के सपोर्ट के बगैर भूखे मर जाते वो ब्रिटिश आर्मी, मतलब बिफोर अमेरिका ज्वाइन वर्ल्ड वॉर 1। तो यूएस है सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। देखते हैं कि कैसे ग्लोबल मीडिया इसके आप ऊपर क्या लिखता है, क्या होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला कर रहे हैं और ये जो चीज़ें हैं, ऑब्वियसली पीपल आर थिंकिंग कि ये जो जाना था ये कोई मुश्किल फैसला था जो कि मोदी साहब ने लिया। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।